नमस्कार। कभी सोचा है कि हम किसी भी बात पर यकीन करते कैसे हैं? मतलब एक मामूली सा सवाल एक भरोसेमंद जवाब में कैसे बदल जाता है? चलिए, आज इसी सफर को समझते हैं, रिसर्च और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की दुनिया में। तो हमारी ये पूरी चर्चा इसी एक बुनियादी सवाल से शुरू होती है। हम ये कैसे जानते हैं कि कोई चीज सच है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो विज्ञान, खोज और हमारे सारे ज्ञान की नींव है। और इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए रिसर्च का पूरा तरीका बनाया गया है। आज हम एक रिसर्चर के सफर पर निकलने वाले हैं। हम ज्ञान की खोज से शुरू करेंगे, फिर सीखेंगे कि सही सवाल कैसे पूछा जाता है, अपना रास्ता तय करेंगे, फिर होगा सच का सामना, और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि कभी-कभी गलतियां होना भी इस प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर बड़ी खोज, हर आविष्कार एक बहुत ही मामूली से सवाल से शुरू होता है? ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, नहीं, ये असल में शक को, डाउट को एक समझ में बदलने का प्रोसेस है। और ये बात कितनी सही है ना? ये हमें याद दिलाती है कि सवाल पूछना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये असली ताकत है। जब हम किसी चीज पर बस आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय सवाल उठाते हैं, तभी तो असली तरक्की का रास्ता खुलता है। तो ठीक है, हमारे मन में एक सवाल तो है, लेकिन रिसर्च के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। हमें उस आम से सवाल को एक ऐसे खास रूप में ढालना होगा जिसे टेस्ट किया जा सके। और बस यहीं पर एंट्री होती है हाइपोथेसिस की। देखिए, एक हाइपोथेसिस सिर्फ कोई अंदाजा नहीं होता, ये एक बहुत ही सटीक और एकदम साफ साफ बयान है। जैसे अगर हमारा सवाल है, क्या कॉफी पीने से स्टूडेंट्स के एग्जाम के स्कोर बढ़ते हैं, तो हमारी हाइपोथेसिस कुछ ऐसी होगी, जो स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले कॉफी पीते हैं, उनके स्कोर उन स्टूडेंट्स से ज्यादा होते हैं जो कॉफी नहीं पीते। देखा कितना स्पेसिफिक है? रिसर्च का ये पूरा खेल ना एक तरह से अदालत की तरह काम करता है। हमारी नल हाइपोथेसिस, जिसे हम H0 कहते हैं, वो कहती है कॉफी का स्कोर पर कोई असर नहीं होता। ये वो डिफॉल्ट पोजीशन है जिसे हम पहले से सच मानकर चलते हैं। और दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी H1, जो वो दावा है जिसे हम साबित करना चाहते हैं कि हाँ, कॉफी का स्कोर पर असर होता है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि एक रिसर्चर का काम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को सीधे सीधे साबित करना नहीं होता, बल्कि उसका काम होता है इतने मजबूत सबूत इकट्ठा करना कि हम नल हाइपोथेसिस को खारिज कर सकें। हम उसे मासूम मानकर चलते हैं जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाए। चलिए, हमारे पास अब एक टेस्ट करने लायक हाइपोथेसिस है। अब हमें एक नक्शे की जरूरत है, एक प्लान की, जो हमें सवाल से जवाब तक ले जाएगी। और इसी पूरे प्लान को रिसर्च प्रक्रिया कहते हैं। ये फ्लोचार्ट पूरी यात्रा को एक नजर में दिखा देता है। एक रिसर्च समस्या को पहचानने से लेकर हाइपोथेसिस बनाने, फिर डेटा इकट्ठा करने, उसे एनालाइज करने और आखिर में एक रिपोर्ट तैयार करने तक, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक रास्ता है। चलिए, उस थोड़े मुश्किल से दिखने वाले फ्लोचार्ट को इन 5 आसान से स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला, एक हाइपोथेसिस बनाओ। दूसरा, उसे टेस्ट करने का तरीका यानी डिजाइन तैयार करो। तीसरा, डेटा इकट्ठा करो। चौथा, उस डेटा के पैटर्न को समझो। और आखिर में पांचवा, बताओ कि उस सब का मतलब क्या निकला। अच्छा, जब हम डेटा को एनालाइज करने की बात करते हैं, तो इस बेल कर्व को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये बस ये दिखाता है कि दुनिया में ज्यादातर चीजें, जैसे लोगों की हाइट या एग्जाम के स्कोर, एक औसत यानी एवरेज वैल्यू के आसपास ही होते हैं। ज्यादातर लोग औसत के करीब होते हैं और बहुत कम लोग किनारों पर। लेकिन असल दुनिया हमेशा इतनी साफ सुथरी नहीं होती। कभी कभी डेटा एक तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, जिसे स्क्यूनेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई टेस्ट बहुत ही आसान था, तो क्या होगा? ज्यादातर स्कोर ऊंची तरफ जमा हो जाएंगे। इन पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी होता है। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के सबसे रोमांचक हिस्से में। हमने डेटा इकट्ठा कर लिया है, उसके पैटर्न को भी समझ लिया है। अब वक्त है अपनी हाइपोथेसिस को कसौटी पर कसने का। क्या हमारे सबूत उस नल हाइपोथेसिस को खारिज करने के लिए काफी हैं? ये इमेज दिखाती है कि हम फैसला कैसे लेते हैं। हम पहले से ही एक लाइन खींच देते हैं। हम तय कर लेते हैं कि कौन से नतीजे नॉर्मल माने जाएंगे और कौन से असंभावित। अगर हमारा नतीजा इस अस्वीकार करे वाले हिस्से में आता है, तो हम नल हाइपोथेसिस को खारिज कर देते हैं। तो सवाल यह है कि हम ये लाइन तय कैसे करते हैं? इसे कहते हैं महत्व का स्तर या अल्फा।
आमतौर पर इसे 5% पर सेट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम 5% का जोखिम उठाने को तैयार हैं कि हम गलती से एक सच्ची नल हाइपोथेसिस को खारिज कर दें। ये हमारी शक की सीमा है। अब आता है पी वैल्यू। इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। पी वैल्यू हमें बताता है कि हमारा रिजल्ट कितना चौंकाने वाला है। मतलब अगर नल हाइपोथेसिस सच होती, यानी कॉफी का कोई असर नहीं होता, तो हमारे नतीजों के सिर्फ इत्तेफाक से आने की कितनी संभावना है। एक छोटा पी वैल्यू मतलब कि रिजल्ट का इत्तेफाक से आना बहुत मुश्किल है। शायद ये इत्तेफाक नहीं है। और ये रहा हमारा आखिरी नियम। बहुत सीधा सा है। अगर हमारा पी वैल्यू हमारे पहले से तय किए गए महत्व के स्तर यानी अल्फा से कम है, तो हमारा नतीजा सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और हम नल हाइपोथेसिस को अलविदा कह देते हैं। तो चलिए अपने कॉफी वाले एक्सपेरिमेंट पर वापस आते हैं। मान लीजिए हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमारा पी वैल्यू आया 0.03। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 0.03 हमारे 0.05 के कट ऑफ से कम है, इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ये कहने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि कॉफी का छात्रों के स्कोर पर असर पड़ता है। लेकिन क्या हमारी ये प्रक्रिया एकदम परफेक्ट है? नहीं। आंकड़ों की दुनिया संभावनाओं पर चलती है, निश्चितता पर नहीं। हमेशा एक मौका होता है कि हम गलत नतीजे पर पहुंच जाएं। ये टेबल इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, 2 तरीके हैं जिनसे हम सही हो सकते हैं और 2 ही तरीके हैं जिनसे हम गलत हो सकते हैं। चलिए अब इन गलतियों को समझते हैं। एक होती है टाइप 1 एरर, जिसे फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। इसका मतलब है हमने कहा कि कॉफी का असर होता है जबकि असल में नहीं होता। ये एक झूठा अलार्म है। और दूसरी है टाइप 2 एरर यानी फॉल्स नेगेटिव। इसमें क्या होता है, कॉफी का असर तो होता है लेकिन हम उसे पकड़ने से चूक जाते हैं। और रिसर्च में इन दोनों गलतियों के बीच संतुलन बनाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम अपने इस सफर के आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ रह जाते हैं। अगर कोई भी रिसर्च पूरी तरह से पक्की नहीं है, तो हमें किसी भी एक स्टडी के नतीजों को आखिरी सच मानने से बचना चाहिए। विज्ञान एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जहां हर नई स्टडी हमें सच्चाई के बस थोड़ा और करीब ले जाती है। तो अगली बार जब कोई रिसर्च पढ़ें, तो उसे एक जवाब की तरह नहीं, बल्कि एक और सवाल की तरह देखें।